नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बसपा गंगोत्री के चन्नबसवेश्वर ज्ञानपीठ के पीठ अध्यक्ष पूज्य श्री जगतगुरु डॉक्टर चन्नबसवानंद महास्वामी जी ने की प्रेस मीट दुबई में आयोजित होने वाले महात्मा बसवेश्वर महात्मा गांधी शांति यात्रा के संबंध में बताया। बैंगलोर यूनिवर्सिटी कैंपस में अलग अलग कामों के लिए फॉरेस्ट लैंड, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस। कांग्रेस आलाकमान कर्नाटका नेतृत्व परिवर्तन पर असमंजस को 2 दिन में सुलझा लेगा, बोले केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष तनवीर सेठ। 13 पदक लेकर महाराष्ट्र बना राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाज का ओवरऑल चैंपियन, झारखंड उप विजेता। पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच से सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन। पश्चिम बंगाल में एक और महिला बीएलओ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अब समाचार विस्तार से। बसपा गंगोत्री के चन्नबसवेश्वर ज्ञानपीठ के पीठ अध्यक्ष पूज्य श्री जगतगुरु डॉक्टर चन्नबसवानंद महास्वामी जी ने कहा है कि छठा इंटरनेशनल बसव तत्व सम्मेलन और महात्मा बसवेश्वर महात्मा गांधी शांति यात्रा 13 से 18 दिसंबर तक दुबई के जैकब होटल ऑडिटोरियम में होगी। बीदर शहर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले नेपाल, भूटान, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस में 5 बसव तत्व सम्मेलन हो चुके हैं। छठा सम्मेलन दुबई में हो रहा है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन रविवार 14 दिसंबर को होगा और भारत से 50 से ज्यादा लोगों ने पहले ही तैयारी कर ली है और दुबई आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। बसवेश्वर को विश्व गुरु कहा जाता है, इसलिए हमारा मुख्य मकसद बसव दर्शन को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैलाना है। दुबई में भारतीयों को और वहाँ के नागरिकों से संपर्क करके प्रोग्राम की सारी तैयारियां पहले ही कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट वाले भारतीय शरणार्थियों को कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए एक बड़ी संख्या में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय बसवा दल, चन्नबसवेश्वर साहित्यिका, सोशोलॉजिकल एंड सोशल ट्रस्ट, गुरु बसवा फाउंडेशन हैदराबाद द्वारा आयोजित की गई है। वहीं गुरु बसवा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट नागनाथ पाटिल भी मौजूद रहे। उन्होंने भी प्रोग्राम का न्योता दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए पूज्य स्वामी जी के मोबाइल नंबर 8073442105 पर संपर्क करने का अनुरोध किया है। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ। ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಭಕ್ತರೇ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ। ನಾವು ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಹಾನಗರದ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಧಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಾಲನಿಯ ನಮ್ಮ ಯುವ ನೇತಾರರಾದಂಥ ಶರಣ ಗಣಪತಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ದುಬೈವರೆಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಯಾತ್ರಾ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಯಾತ್ರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಮೂಲಕ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದೇವೆ। ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದಿಂದ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದು 14ರಂದು ರವಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ತತ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ। ದುಬೈನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳು ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಈ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬರಲು ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳಂತವರು ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು। ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ತತ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು। ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೂ, ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ। ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ। लिंगाय नमः। सभी बसव भक्तों को और आत्मीय शरण बंधुओं को मेरा शरणु शरणार्थी, हृदयपूर्वक शरणु शरणार्थी। आज हम हैदराबाद शहर में श्रीराम कॉलोनी में हमारे शरण गणपति चिंचोली जी, सोशल वर्कर और राजकीय
युवा नेता गणपति चिंचोड़ी, इनके ऑफिस में ये हम पत्रकार परिषद ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसका उद्देश्य यह है कि आने वाले दिसंबर 13 तारीख को हैदराबाद से हम दुबई देश जा रहे हैं। दुबई कंट्री में महात्मा बसवेश्वर जी का जयंती उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय बसव तत्व सम्मेलन करने के लिए बसव कल्याण से लेकर दुबई तक महात्मा बसवेश्वर और महात्मा गांधी जी विश्व शांति यात्रा, इन महात्माओं के नाम पर विश्व शांति यात्रा निकाली जा रही है। दिसंबर 13 को हैदराबाद से हम निकलेंगे। उससे पहले 2 दिसंबर को बसव कल्याण परशकट्टी से ज्योति का प्रज्वलन करके दुबई तक ले जाना है। 13 दिसंबर को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई जाना है और 18 तारीख को वापस आ रहे हैं। 14 तारीख संडे के दिन दुबई में जैकब्स गार्डन होटल में बैंकेट हॉल में बसव जयंती और इंटरनेशनल बसव तत्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। दुबई में रहने वाले सभी बसव भक्त और भारतीय नागरिकों से निवेदन है कि आप सभी लोग बसव जयंती और इंटरनेशनल बसव तत्व कॉन्फ्रेंस में सहभागी हो। भारतीय सभी नागरिकों से, बसव भक्तों से हम निवेदन करते हैं कि इस यात्रा के लिए सहयोग करें और जिनको मुमकिन है, साध्यता है, तो हमारे साथ पासपोर्ट और पैन कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स देकर आप भी हमारे साथ आ सकते हैं। 13 तारीख फ्लाइट से हम जा रहे हैं। सभी बसव भक्तों से ये हम सूचित करना चाहते हैं कि आप सभी लोग इस यात्रा में सहभागी हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा बसवेश्वर जी का तत्व प्रचार करने के लिए आप सबका सहयोग रहे। शरण शरणार्थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार की उस पिटीशन पर सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें पीएम उषा स्कीम, अंबेडकर थीम पार्क, विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यूवीसीई के नए कैंपस समेत कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के ज्ञान भारती कैंपस से जंगल की जमीन देने पर ऐतराज जताया है। शहर के स्वयं जागृति सेवा ट्रस्ट के प्रेसिडेंट सी अजय कुमार और कोरमंगला की रहने वाली पार्वती श्रीराम की एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस विभू भाकुर और जस्टिस सीएम पुनाचा की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी, हायर एजुकेशनल डिपार्टमेंट के कमिश्नर और बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के चांसलर समेत सभी रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किया है। साथ ही जैसा कि पिटीशन में कहा गया है, क्या इतना ज्यादा जंगल की जमीन की जरूरत है, क्या पेड़ काटने की जरूरत है, क्या बायो पार्क और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया को नुकसान होगा। कोर्ट ने सरकार के वकील को यहां बताने का निर्देश दिया कि यह फैसला किस प्रोसेस से लिया गया है और सुनवाई 9 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक तनवीर सेठ ने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान अगले 2 दिनों में घोषणा करके कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर भ्रम को दूर कर देगा। शनिवार को मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व मंत्री सेठ ने कहा कि पार्टी आलाकमान को सत्ता बंटवारे के मुद्दे पर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए था। पिछले 2.5 साल से इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कोई समझौता हुआ या नहीं। इस तरह के घटनाक्रम से पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन असमंजस की स्थिति से बचना हुआ चाहिए था। अब ऐसा लगता है कि यह स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, इसलिए आलाकमान जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा। सेठ ने कहा कि चर्चा के दौरान मौजूद लोग ही जानते हैं कि किसने अपनी बात रखी, किसने नहीं रखी और किसने अपनी बात तोड़ी है। सत्ता बंटवारे के फॉर्मूले पर कांग्रेस विधायकों के सामने चर्चा नहीं हुई, इसलिए हमें नहीं पता वहां क्या हुआ। वाराणसी के लालपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित 69वीं माध्यमिक स्कूली प्रतियोगिता शुक्रवार को संपन्न हो गई। इसमें 28 राज्यों के अलावा सीबीएसई बोर्ड के 1200 तीरंदाजों ने हिस्सा लिया। 3 दिन 18 घंटे में से एक तीरंदाज ने एक स्पर्धा में 72 तीरों का इस्तेमाल निशाना साधने में किया। इसमें महाराष्ट्र की टीम ने 13 पदक जीतकर ओवरऑल विजेता और 10 पदक के साथ झारखंड की टीम उपविजेता बनी। प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली झारखंड की टीम के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। 4 स्वर्ण लेकर बिहार की टीम तीसरे स्थान पर रही। तो वही प्रतियोगिता के अंतिम दिन रिकवर स्पर्धा में बिहार के नमन प्रभाकर व्यक्तिगत चैंपियन बने। इसके बालिका वर्ग में झारखंड की खुशी चैंपियन बनी।
इंडियन राउंड के बालक वर्ग में बिहार के आदर्श कुमार व्यक्तिगत चैंपियन बने। बालिका वर्ग में झारखंड की बेबी कुमारी चैंपियन रही। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष कल्वकुंटला कविता ने जन्म बांटा कार्यक्रम के तहत रंगारेड्डी जिले के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान कविता हजरत जहांगीर पीरा की प्रसिद्ध दरगाह पहुंची, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनकी ओर से चादर शरीफ चढ़ाई गई। इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों ने बात करते हुए कल्वकुंटला कविता ने कहा कि दरगाह जहांगीर पीर एक आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं लेकर लौटता है और इस पवित्र स्थान से आस्था और आशा की नई रोशनी प्राप्त करता है। उन्होंने बताया कि जन्म बांटा कार्यक्रम के दौरान दरगाह शरीफ में जनता की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके समाधान के लिए किए गए प्रयासों की सफलता तथा राज्य में शांति एवं व्यवस्था की स्थिरता एवं विकास के लिए विशेष दुआ की गई है। देश में हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। अवैध और घातक हथियारों की कंसाइनमेंट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मनदीप नाम आरोपी पंजाब का गैंगस्टर है। पंजाब के सोनू खनी गैंग से जुड़ा है, जिसका लोकेशन अमेरिका बताया जा रहा है। 2 ड्रोन से यह पूरा ऑपरेशन करते थे। ऑटोमेटिक पिस्टल को कार्बन पन्नी से तस्करी की जाती थी। इस मॉड्यूल की जांच में कुछ और खुलासे हुए। वीकेंड पर आधुनिक हथियारों की जो खेप पकड़ी गई, उसकी फाइनल डिलीवरी दिल्ली में की जानी थी। पंजाब में भारतीय जांच एजेंसियों ने इस खेप में 8 पिस्टल रिकवरी की है। बताते चले कि लंबे समय से पाकिस्तान से भारत की सीमा के अंदर अलग अलग तरीकों से हथियार की सप्लाई हो रही थी। सीमा पार के भारत विरोधी गुर्गे ISI की मदद से अपना ऑपरेशन अंजाम देते हैं। वो लो फ्लाइंग जोन के एरिया में हथियारों और ड्रग्स की डिलीवरी करते हैं। एक गैंगस्टर है जसप्रीत जस्सा, अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान से जुड़कर पूरा गैंग चलाता है। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद और देश में मुसलमानों की स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात से ऐसे हैं कि भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम वाइस चांसलर का बनना लगभग नामुमकिन हो गया है और अगर कोई बन भी जाए तो उसका अंजाम वही होगा जो समाजवादी नेता आजम खान के साथ हुआ था, जेल। मौलाना मदनी दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे, जो जमीयत के संस्थापकों में से एक मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी की जिंदगी और उनकी विरासत पर केंद्रित था। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके मालिक से जुड़े विवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि सिस्टम मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। और संबोधन में मौलाना मदनी ने कहा, अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक जेल में पड़ा हुआ है, कब तक पड़ा रहेगा कोई नहीं जानता। यह कैसी न्याय प्रणाली है कि किसी को लगातार जेल में रखा जाए जबकि केस अभी पूरी तरह से साबित भी न हो। उन्होंने आगे कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी मुसलमानों को शिक्षा, नेतृत्व और प्रशासनिक ढांचे में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है।
आपने अक्सर सुना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में नहीं हैदराबाद में राजनीति करनी चाहिए। कई बार विपक्षी नेता उन्हें हैदराबाद भाईजान के नाम से बुलाते हुए तंज कसते हैं, लेकिन जब बिहार चुनाव का परिणाम आया तो पता लगा कि हैदराबाद के माहिर पॉलिटिशियन ने बिहार में अपनी सियासी जमीन मजबूत कर ली है और विरोधियों आरजेडी कांग्रेस की जमीन खिसका दी। अब जब प्रदेश में एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो गया, मंत्रियों के विभाग भी बढ़ गए, तो असदुद्दीन ओवैसी अब फिर बिहार में हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीति का एक दिलचस्प दृश्य सामने आया है, जहां महागठबंधन के दो बड़े चेहरे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जनता से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी चुनाव परिणाम आते ही सीधे सीमांचल की जनता के बीच पहुंच गए। यह सिर्फ एक धन्यवाद और आभार यात्रा नहीं, बल्कि आने वाले दिनों की सियासी रणनीति का संकेत है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर काम के अत्यधिक तनाव के कारण एक और महिला बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। अब नादिया के कृष्णानगर स्थित षष्ठीतला में एक बीएलओ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने वाले की पहचान छपरा के बंगालझी स्थित स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर में पैरा शिक्षिका रिंकू तरफदार 54 वर्षीय के रूप में हुई है। वह छपरा द्वितीय पंचायत के अंतर्गत बूथ संख्या 201 की बीएलओ थी। कल रात उन्होंने अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज सुबह उनके पति ने उनका शव बरामद किया। एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा है, अगर मैं बीएलओ का काम नहीं कर पाई तो प्रशासनिक दबाव आएगा, मेरे लिए इसे झेलना संभव नहीं है। रिंकू तरफदार ने अपनी मौत के लिए चुनाव आयोग को भी जिम्मेदार ठहराया। रिंकू के जीजा ने कहा कि बीएलओ की ड्यूटी मिलने के बाद से ही वह मानसिक दबाव में थी। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वह किस तरह के दबाव में थी, लेकिन हमें बताया गया था कि वह अपनी नौकरी छोड़ना चाहती थी। वह बंगाल स्वामी विवेकानंद स्कूल में शिक्षिका थी। हमें शक है कि उसने सुबह सुबह आत्महत्या कर ली होगी। मेरे भाई ने मुझे फोन करके बताया कि वह अब दुनिया में नहीं रही। कृषि मंत्रालय ने इस साल 2024-25 के दौरान फसल उत्पादन का फाइनल एस्टीमेट जारी करते हुए कहा कि देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 8% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्यान्न उत्पादन साल 2023-24 के दौरान 332.30 मिलियन टन रहा, जो साल 2024-25 में बढ़कर 357.73 मिलियन टन तक पहुंच गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को यह महत्वपूर्ण आंकड़े जारी करते हुए कहा कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि देखी जा रही है। साल 2015-16 में जहां उत्पादन 251.54 मिलियन टन था, तो अब वही 106 मिलियन टन बढ़कर 357.73 मिलियन टन हो गया है। यानी पिछले 10 वर्षों में कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 106 मिलियन टन से भी ज्यादा की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार के तिलहन मिशन का भी अच्छा असर हो रहा है। तिलहन का उत्पादन साल 2023-24 में 49.67 मिलियन टन था, जो साल 2024-25 में 8% से भी ज्यादा बढ़कर लगभग 43 मिलियन टन तिलहन तक पहुंच गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि चावल और गेहूं जैसे महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन काफी बड़ा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसपा गंगोत्री के चन्नबसवेश्वर ज्ञानपीठ के पीठ अध्यक्ष पूज्य श्री जगतगुरु डॉक्टर चन्नबसवानंद महास्वामी जी ने की प्रेस मीट दुबई में आयोजित होने वाले महात्मा बसवेश्वर महात्मा गांधी शांति यात्रा के संबंध में बताया। बैंगलोर यूनिवर्सिटी कैंपस में अलग अलग कामों के लिए फॉरेस्ट लैंड, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस। कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक नेतृत्व परिवर्तन पर असमंजस को 2 दिन में सुलझा लेगा, बोले केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष तनवीर सेठ। 13 पदक लेकर महाराष्ट्र बना राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाज का ओवरऑल चैंपियन, झारखंड उप विजेता। पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच से सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन। पश्चिम बंगाल में एक और महिला बीएलओ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।